Hello dear learners, welcome back in my YouTube channel Mumuksh E-Learning Hub, and we are learning science for 10th standard. Our lesson chemical reaction and equations is going on. So in this video let us now proceed our lesson. फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनमें चेंजेस आता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेनुअल्स को मिलाते थे, डिज़ोल्व करते थे, तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता था, हाइड्रोजन गैस निकलती थी। हमने 4 स्टेप्स में किसी केमिकल रिएक्शन को समझाया था कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होएगी या हो रही होगी तो उसमें चेंज इन स्टेट हो सकता है, चेंज इन इवोल्यूशन, चेंज इन कलर हो सकता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है एंड चेंज इन नेचर हो सकता है। ये 4 प्रॉपर्टीज जो है केमिकल रिएक्शन फॉलो कर सकती है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ हमने सीखा था कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को एटमॉस्फेयर में बर्न करते हैं तो वो क्या करती है, वाइट एसेस यानी कि सफ़ेद राख में तब्दील हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस पूरी स्टोरी को हमने कुछ वर्ड्स के थ्रू एक रिएक्शन को शो किया था, एक इक्वेशन को बनाया था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिएगा यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। तो इस और बीच में हमारा एरो का साइन लगा हुआ है। तो इसके थ्रू हमने एक केमिकल इक्वेशन को शो किया था। अब डियर देखिए, क्या इससे और कोई आसान तरीका है हमारी केमिकल रिएक्शन को शो करने का? तो आंसर आना चाहिए यस, इससे आसान भी तरीका है केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करने का या लिखने का या डिनोट करने का। तो चलिएगा हम वो तरीका भी समझ लेते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिसमें बड़ी आसानी से किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट डाउन किया जा सके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डियर, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए हम पूरी बुक को आपके सामने वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, लिखते चलेंगे और समझाते चलेंगे एंड एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इज़ देयर एनी shorter way to representing chemical equation? Chemical equation can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words. वो कह रहा है कि अगर हम केमिकल फार्मूलाज का यूज करके किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा सटीकता वाली होगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा शॉर्टकट होगा, आसानी से उसको लिख भी सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे डियर, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन को मिलने से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ उसको बड़े सिंपलेस्ट तरीके से इन्होंने एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिखा हुआ है Mg, ऑक्सीजन को O2 से शो किया है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से शो किया है। तो इतनी आसानी के साथ इन्होंने क्या किया, इसको राइट डाउन कर दिया है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब देखिएगा ये हमारी जो है MgO जो है ये हमारा राइट हैंड साइड में RHS में है और Mg+O2 जो है यानी कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जो है ये हमारा LHS साइड में। अब देखिएगा यहाँ इसको काउंट करके देखिएगा आप, क्या ये दोनों साइड में एटम्स इक्वल हैं? हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का सिंगल एटम है एंड यहाँ पर क्या है, हमको देखने को मिलता है O2 है, यानी कि ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं 2 हैं। यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या है, अनबैलेंस्ड है। बिकॉज हमने पढ़ा था डियर कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ जो पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ क्या कहता है, चलिए मैं यहाँ पे सीन करके दिखाता हूँ आपको। वो कह रहा है कि
recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th. उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को याद करिए जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. वो कह रहा है कि मास को ना ही क्रिएटेड यानी कि बनाया जा सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड और ना ही नष्ट किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन. दैट इज टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स. उसने बोला कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ना उससे ज़्यादा होगा ना कम होगा. ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का के अकॉर्डिंग है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि टोटल मास प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स एंड टोटल मास प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स बोथ विल बी इक्वल. दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा, कोई असमानता नहीं होगी. ठीक है, तो अब हम इस कंक्लूजन पे आते हैं. यहाँ पे तो हमारा क्या है, O2 है यानी कि ऑक्सीजन में डबल एटम है, जबकि हमारा प्रोडक्ट जो बना है उसमें क्या हमको देखने को मिल रहा है, उसमें वो जो है सिंगल है. तो देखिएगा, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है, हमारा जो रिएक्शन लिखी हुई है वो अनबैलेंस्ड फॉर्म में है. तो चलिए हम अब सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. सो नाउ कम ऑन आवर टॉपिक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं. इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ आइटम्स ईच एलिमेंट्स रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन. अब इस पूरे कंक्लूजन का इन्होंने निचोड़ यहाँ पे रखा, जो है पूरी बात कही उसका यहाँ पे निचोड़ है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि सारे एटम्स जो हैं किसी भी एलिमेंट के वो सेम रहते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो. यानी कि प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों साइड में क्या होता है, हमारे जो एटम्स होते हैं वो सेम रहते हैं. और जबकि हमारा ये जो है इस वाले रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. इसका मतलब क्या है, हमारी ये इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड है, इसको अभी बैलेंस करने की ज़रूरत है. तो चलिएगा अब हम सीखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना. द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी रिप्रेजेंटेड एज. अब देखिए, मैंने एक कॉनिकल फ्लास्क की एक्टिविटी आपको शो करके दिखाई थी. उसमें हमने क्या किया था, उसमें मैंने डियर जिंक लिया था और उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी कि H2SO4 के साथ हमने डाइल्यूट किया था. और उसको डिसॉल्व करने के बाद क्या किया था, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ था और हाइड्रोजन गैस क्या हुई थी, वहाँ से निकली थी या इवॉल्व हुई थी. ये तो हमारा वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ रिएक्शन है. अब इसी को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे देखिएगा, इसी को लिखा गया है आपका सिंबॉलिक फॉर्म में. इज इट क्लियर? जिंक को Zn से शो किया गया है एंड सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से शो किया गया है. और जो एरो का साइन लगाने के बाद प्रोडक्ट बना है तो वो हमारा जिंक सल्फेट है, उसको ZnSO4 से डिनोट किया गया है और हाइड्रोजन को H2 से शो किया गया है. ठीक है, तो इसके कुछ फार्मूला के अनुसार हमारी वर्ड इक्वेशन को शो कर दिया गया है. अब चलिएगा, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या यह हमारी जो इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड है. अब देखेंगे हम, यहाँ पर हमको दिख रहा है O4 है. ठीक है, यहाँ पर O4 है. चलिए, ये तो इक्वल हो गया. इसके बाद जिंक सिंगल है एटम, जिंक का सिंगल एटम है. ठीक है, इसके बाद देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है. तो क्या हम कह सकते हैं ये हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस्ड है. लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, अब देखेंगे हम. देखिए हमारा जिंक का जो नंबर था 1 था और RHS साइड में भी हमारा जिंक का नंबर 1 ही है. हाइड्रोजन जो एटम था उसका भी नंबर 2 था LHS में और RHS में भी हमारा नंबर 2 ही था एटम्स का. S का देखिएगा, सल्फर का देखिएगा आप 1 है और इधर भी 1 है. ऑक्सीजन का देखिएगा
LHS में 4 है और RHS में भी 4 था। यानी कि हम कह सकते हैं ये हमें जो इक्वेशन मिली थी Zn प्लस H2SO4, ठीक है, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, ये हमारा प्रोडक्ट बना। इज इट क्लियर? तो हम कह सकते हैं डियर कि ये हमारी जो केमिकल इक्वेशन थी ये बैलेंस्ड थी। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके की जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बिकॉज both sides the number of atoms is equal. Is it clear? Okay, so let us now try to balance the following chemical equation. चलिए अब हम कोशिश करते हैं एक केमिकल इक्वेशन जो हमें यहाँ पर दी गई है उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे Fe प्लस H2O दे रखा है और बनता है उससे Fe3O4 प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, Fe मीन्स हमारा जो होता है वो आयरन है। Fe हमारा क्या है डियर? आयरन है। आयरन मतलब लोहा, ठीक है, और H2 हमारा वाटर होता है, वी नो दैट। ठीक है जी। Fe3O4 ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम चलिए बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल है, नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल है बोथ साइड। Fe यहाँ पे सिंगल है, देखिएगा Fe यहाँ पर सिंगल है, सिंगल आइटम है इसका, जबकि Fe3 यहाँ पर डबल आइटम है। यानी कि हमारा जो LHS है, ठीक है, वहाँ पे Fe का सिंगल आइटम है और जो हमारा RHS है वहाँ पर हमको जो देखने को मिल रहा है Fe3, यानी कि Fe3 जो है यानी कि आयरन के हमारे 3 एटम्स वहाँ पर हैं। इज इट क्लियर? ओके, इरेजर थोड़ी बड़ी करते हैं और यहाँ पर देखिएगा आप H2 है और जबकि हमारा यहाँ पर H2 है। चलिए इसको मान लेते हैं, ये तो बहुत सिमिलर हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर O क्या है? सिंगल है। O क्या है हमारा? यहाँ पे सिंगल है, सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, और यहाँ पर O के 4 एटम है। तो ये हमारी इस तरीके से अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलिए इसको हम बैलेंस्ड करने की कोशिश करते हैं। अब इसके हम रूल्स समझ लेते हैं किस तरीके से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा, स्टेप 1 आपकी बुक में दिया गया है, देखिएगा। लुक एट दी स्क्रीन डियर। ओके, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। देखिए बॉक्सेस ये ड्रा कर रहा है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आप बॉक्स को ड्रा ही करें, आप नहीं भी ड्रा करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन ये आपको आसान हो जाता है इसलिए बॉक्स ड्रा करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है सबसे पहला काम है जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सबके ऊपर आप बॉक्स बना दीजिए, पहला काम आपका। ठीक है, तो ऑलरेडी इसने बना रखा है। डोंट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो बॉक्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आपको बॉक्स ही बनाना है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है जी, ओके। अब देखिएगा हमने बॉक्स बना दिया। सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है एक लिस्ट बनाइए, आप टेबल बनाइए, उसमें आपको नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स बोथ साइड्स के आपके जो नंबर्स हैं उसको शो करना है। तो चलिए हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। पहला तो आयरन है यानी कि Fe है, दूसरा वाटर है यानी कि H2O, ठीक है, यानी कि H2O में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ये कंपाउंड है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे FeHO लिख दिया, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे डियर Fe का जो हमारे LHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, तो इसमें एटम हमारा कितना है? Fe का 1 एटम है, ओनली सिंगल एटम। ठीक है जी, और Fe का हमारा RHS में जो एटम्स का नंबर है वो हमारा है 3। इज इट क्लियर? राइट हैंड साइड में हमारे Fe का नंबर हमको ये देखो 3 दिख रहा है। ओके, इसके बाद हमारा हाइड्रोजन आता है, H फॉर हाइड्रोजन। LHS में हमारे हाइड्रोजन का नंबर 2 है और RHS में हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो 2 हैं।
यानी कि बोथ साइड इज सिमिलर। ठीक है जी। इसके बाद हमारा आता है डियर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स इन LHS साइड इज 1। ठीक है। और RHS साइड में नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट वी कैन से इज 4। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पता लगा लिया। LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ आइटम्स हमारा जो है Fe का 1 है, H का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में यानी कि RHS साइड में 3 है, Fe का, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 4 है। यानी कि पूरी तरीके से अनबैलेंस्ड है। इसको अब बैलेंस आगे कैसे करते हैं, आगे का स्टेप नंबर 3 देखते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, ध्यान से समझेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, माइंड थोड़ा कंसंट्रेट करिए आप। स्टेप 3, इट इज ऑफ्टन कन्वेंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। वो कह रहा है कि हमको जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जिस एलिमेंट में होता है वहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए। जो हमारा कंपाउंड होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होता है उससे हमको स्टार्ट करना चाहिए। अब देखेंगे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किस में, इट में बी रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। कह रहा है ये कोई रिएक्टेंट भी हो सकता है या कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हम सबसे पहले वो कंपाउंड देखते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स कौन से वाले प्रोडक्ट में है या रिएक्टेंट में है। दोनों साइड में हो सकता है, किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। यूजिंग दीज क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। अब हमने, चलिए देख लेते हैं। अब हमारे पास डियर फ्रेंड्स ये था, देखिए हमें RHS साइड में जो है मिल गया Fe3O4। इसमें इस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है और उस नंबर ऑफ एटम में ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा एटम्स हैं। तो इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है डियर, ओके। अब देखेंगे हम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इनिशियल यानी इन दी रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का कितना है, 1 मॉलिक्यूल है H2O में। ठीक है जी। और हमारा इन प्रोडक्ट में कितना है, Fe3O4 यानी कि ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं राइट डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे आसानी हो जाएगी आपके लिए। मैं लिख देता हूँ, हमारा Fe था प्लस H2O ठीक है। और इससे जो प्रोडक्ट बना हमारा वो बना Fe3O4 प्लस H2O। ठीक है जी। आयरन और वाटर में जब रिएक्शन हुई तो हमारे पास हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला Fe3O4 प्लस H2O इज़ द बाय प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ओके, सो लेट अस नाउ मूव। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई डियर, H2O नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो इस तरीके से हमने देखा ये रिएक्शन है। अब आप देखेंगे कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया। हमने स्टार्ट किया था Fe3O4 यानी कि हमारा जो ग्रेटेस्ट एटम कंटेनर कंपाउंड जो है वो है Fe3O4। तो यहीं से हमको शुरुआत करनी है अकॉर्डिंग टू रूल। भाई रूल भी तो यही कह रहा है कि चाहे हमारा रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कहीं भी कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो तो वहीं से स्टार्ट करना है। तो हमने O4 से स्टार्ट किया। O4 ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन में हमारे यहाँ पर देखिएगा ओनली 1 एटम है और यहाँ पर देखिएगा 4 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो ऑक्सीजन है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, और यहाँ तो हमारा 4 था ही था, ठीक है जी। अब इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो 4 ही हो जाएगा। 1 में पहले 1 था, यहाँ पे 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ 4 ऑलरेडी पहले से ही 4 था। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे डियर, यहाँ पे 4 को पुट करना पड़ेगा, यानी कि 4H2O हो गया। क्या हो गया? 4H2O। तो यहाँ पर हमको जो मिल गया 4H2O हो गया। अब हमारा 4O हो गया, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के एटम्स जो है यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पर भी 4 थे। यहाँ तक बात क्लियर हुई? चलिए, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो था, ऑक्सीजन का जो एटम था सॉरी, वो हमारा क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। 4 इधर भी हैं एटम्स, 4 इधर भी हैं, 4 RHS साइड में और 4 LHS साइड में, बोथ साइड इज इक्वल। अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए इन्होंने क्या किया, 4 लगा दिया यहाँ पे, आप रिएक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे 4 लगा रखा है, Fe+4, ठीक है, H2O के आगे 4 लगा दिया। अब स्टेप, अभी देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो पार्शली बैलेंस्ड हुई है, पार्शली, पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हुई है। पार्शली मतलब अधूरी, पूरी तरीके से नहीं। अब आगे चलते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट बैलेंस करना है ना हमको। कह रहा है Fe and H एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, इन Fe और H दोनों एटम्स में से कोई एक ले लेना है, ठीक है जी, कोई एक एटम हमको उठा लेना है। चलिए, अब हमने क्या किया, इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन एटम को ले लिया। जब हमने हाइड्रोजन एटम को लिया, देखिए हमारी जो रिएक्शन थी यहाँ पे हाइड्रोजन में इन द रिएक्टेंट्स में 8 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, हाइड्रोजन के 8 मॉलिक्यूल्स थे। कैसे 8 हो गए? क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए H2 तो यही थे, 2 यही थे, और 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो गई, 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, 4 2 जा 8, यानी कि 4 2 जा 8। यहाँ पे देखेगा डियर, दिख रहा है 4 2 जा 8, तो हमारे यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स हो गए थे इन दी रिएक्टेंट्स। अब क्या करेंगे, इन प्रोडक्ट्स में भी हमको 8 करने हैं। तो यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स देखिए 2 हुआ करते थे, तो यहाँ पे अगर हम 4 लगा देंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि बोथ साइड क्या हो गया, सिमिलर हो गया। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर इन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने बैलेंस कर दिया दोनों साइड में। देखिएगा इस तरीके से हमारा, हमने यहाँ पे 4 लगा दिया, 4 2 जा 8 हो गया था, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमने बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाया था, और फिर हमने क्या किया, जब यहाँ पे 4 लगाया तो यहाँ पे 4 2 जा 8, यानी कि हाइड्रोजन तो हमारा एटम उसका 8 हो गया ना। अब यहाँ पे भी हमको 4 लगाना पड़ा, बिकॉज इसको भी हमने 8 करना था, 4 2 जा 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? चलिए, अब इसके बाद देखते हैं, हमारा हाइड्रोजन का क्लियर हो गया है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब बचा हमारा Fe3, और यहाँ पर है Fe ओनली, ठीक है। अब इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो है Fe3 है। अब Fe3 है यहाँ पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, Fe से पहले हमको 3 लगाना पड़ेगा, तभी तो भाई हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस होगी। समझ पा रहे हो? हमारी बैलेंस इक्वेशन तभी होगी जब हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी 3 लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इधर 3 लगा दिया, ये 3 लगा दिया भाई, 3 Fe हो गया, ये हो गया 4H2O, ये हो गया Fe3O4, ठीक है। H2O, ये मिस्टेक है यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। ये पूरी इक्वेशन इस तरीके से हमने बैलेंस कर ली डियर। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरीके से हमको मिल गया एक बैलेंस इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स, इक्वेशन 1.9, यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, आर इक्वल, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, आप काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है जी। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, ये इक्वेशन अब क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड।
अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आता है निकल के, वो क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इस तरीके से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो मेथड है उसको हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों बोला गया है? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हिट कर रहे हैं एंड ट्राई एंड हिट, कोशिश कर रहे हैं और फिर नंबर को छोड़ दे रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे 4 भी लिखा जा सकता था, 2 भी लिखा जा सकता था, 3 भी लिखा जा सकता, जो सूटेबल होता हमें वो यहाँ पे रखना पड़ता। यानी कि कोशिश करो और भूल जाओ मेथड है ये, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिश करो एंड भूल जाओ, हिट एंड ट्रायल मेथड। इज इट क्लियर डियर? तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं, रेंडमली हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। हम अपनी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कोई भी रेंडमली नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ अपने दिमाग में ये लेके चलना पड़ता है कि वहाँ पे सूटेबल नंबर कौन सा आएगा, कौन सा वहाँ पे जो है सूटेबल होगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए इसको बोला गया है डियर हिट एंड ट्रायल मेथड। एज वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट। वो कह रहा है सबसे छोटे स्मॉलेस्ट होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट, हमें बैलेंस करने के लिए हम सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 0 से 1 2 3 4 उस बड़े तक जाते हैं जब तक हमारी केमिकल इक्वेशन जो है बैलेंस्ड नहीं हो जाती है। इज इट क्लियर? तो इसलिए जो है इसको बोला गया है डियर हिट एंड ट्रायल यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। सबसे छोटे स्मॉलेस्ट होल नंबर से शुरुआत करके हम अपनी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और उसमें कोई भी होल नंबर पुट किया जा सकता है। किसी भी नंबर से हमारी इक्वेशन, हमारी रिएक्शन सेटिस्फाइड हो सकती है। तो इसलिए इसको हिट एंड ट्रायल नाम दिया गया है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा, लिखवा भी दूंगा। फिलहाल अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपका लेसन एक्सप्लेन कर रहा हूँ डियर। आप डेफिनेशन रटने की कोशिश ना करें, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। आपका सिर्फ और सिर्फ इस लेसन का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग बताया जा रहा है, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी, ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम में गए हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। देखिए डियर क्या किया जाता है, अब हमें एक इक्वेशन मिल गई, ठीक है, हमको इक्वेशन मिल गई है। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एफ ए के आगे जो है हमने एस लगा दिया, और H2 है, H2O के आगे हमने ब्रैकेट में G लिख दिया। ठीक इसी तरीके से S लिखा हुआ है। तो ये क्या है, कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है जी। S हमारा सॉलिड स्टेट को शो करता है। S किसको शो करता है, सॉलिड स्टेट को, SOLID सॉलिड स्टेट, ठीक है। G हमारा गैसियस स्टेट को शो करता है, गैसियस स्टेट को शो करता है, ठीक है जी। और एक और हमारा होता है AQ, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन को शो करता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है हमारा, वो हम किसको बोलते हैं, जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। जब आपको हम सॉल्यूशन वाली टॉपिक को क्लियर करेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि सर सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूट क्या होता है। देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो मेजर पोर्शन होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो माइनर पोर्शन होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर हो तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। उसको AQ से शो किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम उन सिंबल्स का यूज़ कर देते हैं, जैसे कि आयरन क्या है भाई, आयरन हमारा सॉलिड है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ रखा है। किसी भी मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड यानी कि आयरन हमारा सॉलिड है। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है। उनका क्या होता है, एक डेफिनेट साइज और शेप होता है, ठीक है। उनके मेन पोजीशन पे ही एटम्स ऑसिलेट करते हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी, ये सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमारा आयरन क्या है, सॉलिड है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंबल S से शो किया। H2O हमारा क्या है,
H2O को यहाँ पे G से शो किया गया है, G से, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है इन्होंने। H2O हमारा जो है लिक्विड है, L से शो होना चाहिए था, लिक्विड होना चाहिए था, ठीक है जी, गैस नहीं है, L होना चाहिए था। यहाँ पे NCERT में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे आपका L होना चाहिए था। लिक्विड स्टेट है, H2O क्या है, लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट क्या होती है, जब हम किसी सब्सटेंस को, ऐसा सब्सटेंस जिसका साइज एंड शेप निश्चित ना हो, डेफिनेट ना हो, वो जिस बर्तन में रखा जाएगा, जिस पॉट में रखा जाएगा, वो उसी का आकार ले लेता है। जैसे कि वाटर है, अगर आप उसको कप में रखेंगे तो कप के आकार का आकार ले लेगा, और जब आप उसको फर्श पे थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे, तो फर्श पे बिखर जाएगा। तो इसका कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है जी। हाइड्रोजन हमारा गैस है, ठीक है, इसलिए इसको G से शो किया गया है। Fe3O4 हमारा क्या है, रस्ट है, ये भी क्या है, सॉलिड है, ये भी क्या है, सॉलिड स्टेट ही है इसकी। तो इस तरीके से हमने कुछ सिंबल्स के थ्रू केमिकल रिएक्शन को शो कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, किसी भी फिजिकल स्टेट को सिंबल के थ्रू शो करना। तो हमने कुछ नोटेशंस का यहाँ पे यूज़ किया था, जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, ठीक है, AQ फॉर एक्वस एंड S फॉर सॉलिड, ठीक है जी। तो ये हमारा इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को शो कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।